नमस्कार यूट्यूब फैमिली, मैं हूं कैलाश चंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सुस्त होंगे और अपने काम में मस्त होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट, जो कि हम राजस्थान रोडवेज के उन कर्मचारियों से बातचीत करेंगे जिन्होंने अपना अहम योगदान राजस्थान रोडवेज में दिया है। तो आज जिस पर्सन की मैं बात करने वाला हूं या जिनके साथ अपनी बातचीत होने वाली है, उनका नाम बताने से पहले मैं आपको उनका एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। Don't stop. 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 तो मिलिए आप मिस्टर रोमेश यादव से। जी नमस्ते सर, कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया, आप बताएं। बस तो सर सबसे पहले आप अपना खुद का ऑडियंस को परिचय दीजिए आप। मेरा नाम रोमेश यादव है और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में मैं कार्यरत स्थान प्रभारी हूँ और डेजिग्नेशन मेरी परिचालक है और कार्य क्षेत्र मेरा स्थान प्रभारी का है अजमेर केंद्रीय बस स्टैंड पर। या सर आपने ये रोडवेज कब ज्वाइन करी थी? मैंने 21/9/96 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी मैंने और अनुकंपा नियुक्ति है मेरी। मेरे फादर साहब राजस्थान राज्य पथ परिवहन में यातायात निरीक्षक पद पे कार्यरत थे भीलवाड़ा आगार में। उनके मृत्यु उपरांत मुझे ये नौकरी मिली है और मैं इस नौकरी को कर रहा हूँ निरंतर। तो सर जब आपने रोडवेज ज्वाइन करी थी उसमें और आज की डेट में अभी जिस तरीके से काम हो रहा है, तो कार्यशैली में कितना परिवर्तन आया है? देखिए, जब रोडवेज को ज्वाइन किया था उस समय का हम कह सकते हैं कि रोडवेज में बहुत गोल्डन टाइम था और आज के समय को और उस समय को कंपेयर करते हैं तो लगता है कि ऐसी स्थिति कभी आएगी रोडवेज की, ये हमने कभी सोची नहीं थी कि आज तनख्वाह के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि कर्मचारियों को तनख्वाह कब आएगी। 2-2 3-3 महीने ऊपर हो जाते हैं तनख्वाह को। तो ये बड़ा ही गंभीर विषय है अपनी जीवन शैली को चालू रखने के लिए कि भाई घर परिवार हम कैसे चलाएं, कैसे बच्चों का पालन पोषण होगा। उस समय हमारे को ये सब स्थितियों को नहीं देखना पड़ता था। महीने में 3 तरह की तनख्वाह आती थी। कई बार तो हम ये भी भूल जाते थे कि किस तरह का पैसा हमारे को दिया जा रहा है। तब हमारे को अवगत कराया जाता था कि आज आपके नाइट का पैसा है, आज आपके ओवर टाइम का पैसा है, आज आपने जो GH आपने जो करी थी उनका पैसा है, ये आज आपकी सैलरी आई है। तो उस समय ऐसा लगता है कि हर दिन हमारी दिवाली है और आज हमारे को अमावस का व्रत करके जैसे बैठा रहना पड़ता है। इस तरह की स्थिति बनी। आज तो दीपावली का बोनस भी नहीं आ रहा है, ना ओवर टाइम है। ये सब भूल गए हम। हमारे मस्तिष्क पटल से हमारे जैसे एक सुनहरी सोन चिड़िया हमारे डाल पे बैठी हुई थी, आज वो उड़ के चली गई। आज हम आसमान पे आंखें टगाए बैठे हैं कि कब वो चिड़िया वापस हमारी डाल पे आके बैठेगी, कब हमारे वो सुनहरे दिन वापस पुनः हमारे जीवन में लौट करके आएंगे। ईश्वर से कामना करते हैं कि वो समय, वो स्थिति परिस्थिति वापस हमारे जीवन में आए। आप क्या लगता है रियलिटी में वो दिन वापस आ सकते हैं? बिल्कुल, समय का पहिया एक बार दोबारा घूम के वापस इस ओर जरूर आएगा। तो आप अभी केंद्रीय बस स्टैंड अजमेर पे स्टेशन प्रभारी है। स्टेशन प्रभारी कह लें या ड्यूटी ऑफिसर कह लें। ड्यूटी ऑफिसर ये कार्य है, बाकी डेजिग्नेशन तो स्थान प्रभारी की है। ड्यूटी ऑफिसर तो एक कार्य है, बस स्टैंड की व्यवस्थाओं को देखने करने का ये मेरा कार्य है। व्यवस्थाएं क्या क्या? जैसे बस स्टैंड की समुचित व्यवस्थाएं को देखने करने का काम रहता है हमारा। बस स्टैंड की साफ़ सफाई व्यवस्थाएं हैं, बस स्टैंड पे संचालन संबंधित व्यवस्थाएं हैं और किसी यात्री को कोई परेशानी है तो उसकी परेशानियों को दूर करने का काम है। एक तरह का हेल्प डेस्क का काम है ये। तो सर आप जब पहले के यात्री भार में और अभी के यात्री भार में कितना परिवर्तन आया है? देखिए, पहले क्या है, सीमित साधन हुआ करते थे। लोगों के पास में 2 व्हीलर 4 व्हीलर होना एक अजूबा की तरह हुआ करता था और आज ये अजूबे हर घर के अंदर 3-3 4-4 अजूबे खड़े हैं। तो पहले यात्री भाड़ा में बहुत अच्छा मिलता था। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी, छोटी सी दूरी जाने के लिए भी उनको हमारे राजस्थान रोडवेज के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। तो रेवेन्यू हमारी अच्छी जनरेट होती थी। आज हर घर में 4 व्हीलर 2 व्हीलर हैं
तो वो लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय हमारी बसों को। पहले कोई एक टाइम में ब्यावर से खरवा शटल चला करते थे हमारे, अजमेर से किशनगढ़ शटल चला करते थे, अजमेर गांव ढाणियों में चलते थे। आज लेकिन पहले के यात्री भार में और आज के यात्री भार में दिन और रात का अंतर आ गया है। मतलब बसें तो अभी भी खाली तो बहुत कम देखने को मिलती है रोडवेज, सीटों सीट तो हर बस देखने को मिलती है। देखिए सीटों सीट चलती है बस, तो उसके अंदर वो प्रॉफिट वाला मामला नहीं है, वो एवरेज रह जाता है कि आप नो लॉस नो प्रॉफिट। जब गाड़ी स्टैंडिंग चलती है, खचाखच भर के चलती है, तो उस समय क्या लोड फैक्टर बढ़ता है। लोड फैक्टर बढ़ेगा तो रेवेन्यू जनरेट होगी, रेवेन्यू जनरेट होगी तो वो चीज़ प्रॉफिट में आएगी। तो ये स्थिति रहती है। रोडवेज एवरेज कितने लोगों को फ्री यात्रा करवाती है? हमारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार की रियायती लोगों को दी जाती है, नाना प्रकार की रियायतें, 45 से ऊपर की रियायतें हैं, जिसका वहन जो है राजस्थान सरकार करती है और यात्रियों को हम ये सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए उनको एक वैकल्पिक एक RFID कार्ड होता है, उसके बिहाफ पे ही वो अपनी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। अभी कई डिपो पे, कई बसों में महिला भी परिचालक है, बुकिंगों पे भी महिला परिचालक है। जब आपने रोडवेज में ज्वाइन करी थी तब तो महिला नहीं थी। हाँ, उस समय की स्थिति के अंदर महिला नहीं थी। 2011 और 2013 की भर्ती के अंदर महिला सशक्तिकरण को देखते हुए महिलाएं पुरुष से कंधा मिला करके चलने की जब स्थिति आई और ये स्थिति मजबूत हुई, तो ये महिलाएं भी आगे निकल कर के आई। उन्होंने परिचालक पद पे उन्होंने कार्य कर रही हैं हमारे निरंतर हमारे साथ के अंदर। उस समय ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन ये महिलाओं की एक नारी शक्ति है कि वो आज इस भीड़ के अंदर भी रह करके एक परिचालन का कार्य कर सकती हैं, जब जाके वो परिचालिकाएँ बनती हैं। तो ऐसा कभी सोचा तो नहीं था, लेकिन आज स्थिति है। और आपके पास इन महिला परिचालकों की कंप्लेन नहीं आती कि भाई पैसेंजर हमारे साथ बदतमीजी से बात करते हैं, या इनको कि सर हमें रूट पे ये दिक्कत आ रही है टिकट काटने में या बस में? उनकी कई बार होता है कि ज़्यादा भीड़ होती है तो कई पैसेंजर ऐसे होते हैं जो छेड़छाड़ी भी करते हैं। क्या ऐसी घटना हुई है कभी रोडवेज में परिचालकों के साथ, महिला परिचालकों के साथ? महिला परिचालक और पुरुष परिचालकों के साथ में भी इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं, जहां मान लीजिए बस के अंदर 50 आदमी में 2 आदमी बदमाश हैं, तो बाकी 48 तो शरीफ हैं, वो बचाव करेंगे। अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट महिला परिचालक लेके आती है तो रोडवेज क्या उनको कुछ अलग से कोई सुविधा मिलती है उनको? देखिए 181 महिला हेल्पलाइन नंबर है और सब जागरूक हैं, सब पढ़े लिखे हैं, अपने पावर्स के बारे में जानती हैं, अपनी राइट्स के बारे में जानती हैं। और पुलिस हेल्पलाइन नंबर भी सबके पास में होता है और जगह जगह पुलिस बूथ, पुलिस चौकियां बनी हुई हैं। तो इस तरह की घटनाएं तो देखो होती हैं, लेकिन उनका निवारण भी हो जाता है उसी समय इंस्टेंटली। ये पुलिस प्रशासन भी मदद करता है इस चीज़ को लेकर के। और बसों में यात्रा करने वाले जागरूक नागरिक जो हैं, पढ़े लिखे सभ्य परिवार के जो आदमी हैं, वो उनको फेस करते हैं और बीच बचाव भी करते हैं और मौका आने पर उनको सबक भी सिखाया जाता है। ऐसी बात नहीं है जनता के द्वारा। तो ऐसी डर वाली भय वाली ऐसी बात नहीं कि महिला परिचालिकाएँ हैं कि उनको कभी परिचालन करने में ऐसी कोई दिक्कत आए, लेकिन उनकी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए हम नाइट सर्विसेज में उनको हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं कि नाइट सर्विसेज की और लंबी दूरी की गाड़ियों को हम उनको नहीं भेजते हैं। और सर एक ये है कि रोडवेज दिन बे दिन घाटे में जा रही है। ज़्यादातर लोग अनुमान लगा रहे हैं, ज़्यादातर लोग की रोडवेज कर्मचारी भी अनुमान लगा रहे हैं कि इस तरह की हालात पैदा हो गई कि एंड ऑफ द ईयर रोडवेज बंद होने की कगार पर आने वाली है। देखिए ये चीज़ तो मैं जब नौकरी में लगा था उससे पहले सुनता आ रहा हूँ और आज कई वर्ष हो गए मुझे नौकरी करते हुए। तो ये चीज़ तो शायद कभी नहीं बंद होगी, क्योंकि ये एक जनता की सेवा के लिए है उपक्रम ये जो बना है। और माननीय उच्च न्यायालय भी इस चीज़ को मानता है कि ये सेवा के लिए है, कमाई का जरिया नहीं है ये हम राज्य सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो थोड़ी सी दृष्टि हमारे ऊपर डाले, थोड़े हमारे जो बकाया पैसे हैं, राजस्व है जो सरकार में हमारे निकले हुए हैं, वो अगर हमें जनरेट करे तो हमें कोई नुकसान तो कहीं है ही नहीं। ये हमारे टारगेट्स हैं, जो हमारे को टारगेट्स दिए जाते हैं, उसमें मान लो 100 रुपये का टारगेट दिया, हमने 90 कमाए, 10 नहीं कमाए, तो वो हमारा घाटा है। टारगेट्स का हमारे को घाटा है, बाकी रोडवेज को घाटा नहीं है। आज जहाँ भी रोडवेज की गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं वो हमारी खुद की अपनी निजी संपत्ति है। आज जहाँ भी रोडवेज खड़ी है वो खुद की रोडवेज की खुद की प्रॉपर्टी, पर्सनल एसेट्स हैं। आज हमारे रोडवेज के अंदर केवल एक अहमदाबाद और MP और दिल्ली, इन 3
राज्यों को छोड़ करके जहाँ भी हमारी राजस्थान ओडिसी बस खड़ी होती है वो उसका अपना खुद का बस स्टैंड होता है। तो ये पर्सनल एथिक्स तो हमारे पास में है, ये कमाया है जब भी हमने खरीदा है। तो रोडवेज घाटे में तो देखो नहीं है। ये थोड़ा हम कर्मचारियों को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, राजस्व हिसाब को रोकना पड़ेगा, हमारी जो कार्य है हमारे को उसको पूरे करने पड़ेंगे। तो नुकसान तो देखो कहीं है नहीं हमारे को। ऐसा क्या किया जाए जिनसे कि भाई रोडवेज का घाटा और कम हो सके? देखिए, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो निरंतर प्रयासरत रहते हैं। जो भी ब्यूरोक्रेट्स आते हैं या कार्यरत हैं वो इस ओर भी ध्यान देते हैं कि भाई रोड को किस तरह से और रेवेन्यू जनरेट की जाए। तो मेरे दो ऑप्शन हैं कि भाई अगर इनको अगर थोड़ा इम्प्लीमेंट करते हैं तो शायद बेनिफिट हमारे को हो। जैसे लालू प्रसाद जी ने रेलवे डिपार्टमेंट में जब उन्होंने रेल मंत्री थे तब उन्होंने रेलवे के जो कबाड़ थे, जो वेस्टेज पड़ी थी, उसको उन्होंने नीलाम करा, उससे रेवेन्यू जनरेट हुई। रखा हुआ पैसा, जो कूड़े में रखा हुआ था पैसा, वो काम आया। और रेलवे डिपार्टमेंट जिस तरह से प्लेटफॉर्म टिकट्स लगाती है, पहले 2 रुपये का टिकट था, फिर 5 रुपये का हुआ, 10 रुपये का हुआ, तो उससे एक तो रेलवे स्टेशन में भीड़ भाड़ भी नहीं होती और 2 पैसे मिलते भी हैं। यदि यही व्यवस्था हर बस स्टैंड पे की जाए कि आने वाले यात्री को सी ऑफ पॉइंट तक छोड़ दिया, उसके बाद के अंदर यात्री अपने आगे जाए, तो उससे भी हमारे को रेवेन्यू जनरेट होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। जिस तरह से अगर इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करते हैं तो शायद हमारा रेवेन्यू और अच्छा जनरेट हो जाएगा। ये करने पे 2 फायदे हो जाएंगे, एक तो रोडवेज का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और दूसरा जो असामाजिक तत्व कई बार बस स्टैंड पे आके हंगामा करते हैं, कुछ जेब कतरे भी आते हैं, चोर आते हैं जो है कई बार पैसेंजर के मोबाइल छीन के ले जाते हैं, या नाइट में कोई पैसेंजर को अगर नींद आ रही है, मोबाइल है तो मोबाइल निकाल देते हैं। तो अगर ये ऐसा किया जाए तो उन पे भी लगाम, हाँ, इन पे बिल्कुल लगाम ऐसे कसी जाएगी। और आजकल ये सीसीटीवी कैमरा, तीसरी नज़र हर बस स्टैंड पे, जैसे हमारे बस स्टैंड, केंद्रीय बस स्टैंड के ऊपर 38 कैमरे लगे हुए हैं इन और आउट गेट से लेकर के। तो यात्री सुरक्षा को भी देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए ये सब चीज़ें भी बेस्ट रहेंगी। और वैसे तीसरी नज़र में हर यात्री हमारे यहाँ पे बस स्टैंड पे है। असामाजिक तत्व अगर यदि कोई आता है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था केंद्रीय बस स्टैंड पे है। और कभी अगर ऐसा कुछ होता है तो पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं वो तत्परता दिखाते हुए अपने कार्य की ओर अग्रसर होते हैं। और अपराधियों के अंदर भय तो है ही कि बस स्टैंड पे पुलिस है, कैमरे हैं, तो ये सब चीज़ें तो है। कह रहा हूँ, आप जो राजस्थान रोडवेज में जनता सफ़र करती है उनको क्या मैसेज देना चाहूँगा? देखिए, मैं जनता से विनम्र निवेदन है कि अगर आपके कुछ राइट्स हैं तो कुछ आपकी ड्यूटीज़ भी बनती हैं। अगर आप अपना हक लेना चाहते हैं तो हक के लिए आपको कुछ करना भी पड़ेगा। उसके तहत आप यात्रा करने से पूर्व अपना बुकिंग खिड़की से अपना टिकट प्राप्त करें। जो निर्धारित आपको सीट नंबर दी गई है उस निर्धारित सीट नंबर पर बैठें। यदि कई बसों के अंदर सीट नंबर की व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती तो जो सीटें खाली हैं वहाँ जा कर के बैठें। आने वाले को भी गाइडलाइन करें कि भाई कि ये सीट खाली है, यहाँ बैठ सकते हैं। और यदि कोई बस के अंदर कोई असामाजिक तत्व अगर कोई दिखता है या कोई शरारती तत्व दिखता है तो बसों में हेल्पलाइन नंबर लिखे होते हैं, सरकार के हेल्पलाइन नंबर जारी किए हुए हैं, उन नंबरों पे फ़ोन करें। बस स्टैंड में गंदगी ना करें, बसों को गंदी ना करें, बसों को चलते समय वो अपने हाथ बाहर नहीं निकालें। ये कुछ एक चीज़ें हैं, अगर वो करते हैं तो इसके अंदर हमारी भी सुरक्षा रहेगी और हमारे यात्रियों की भी सुरक्षा रहेगी। क्योंकि यात्री की वजह से ही हमारे घर के चूल्हे जलते हैं। यदि यात्री सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। बिल्कुल। आज के लिए इतना ही। अगर आपकी नज़र में राजस्थान रोडवेज के कोई चालक, परिचालक या कोई कर्मचारी और आपको लगता है कि उन्होंने रोडवेज के लिए अपना अहम योगदान दिया है तो हमें कमेंट करके बताएं। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर ये हमारा पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ठीक है सर, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।